हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 7। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसपे अपन ने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर में दो टॉपिक करेंगे आज के वीडियो में, एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एक पीलियोट्रोपी। देखो, ये दोनों टॉपिक अगर आप कोई पुरानी एनसीईआरटी से 4-5 साल पहले की कोई एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें नहीं होंगे, शायद बाद में ये ऐड किए गए। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते हैं अच्छे से। तो देखो, नाम से ही क्लियर है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब किसी ऐसे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस जिसको कंट्रोल करने वाली एक जीन नहीं होती, एक से ज्यादा जीन होती है। देखो, अभी तक अपन ने क्या देखा था कि हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक ही जीन होती है, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन होगी। ठीक है, तो व्हेन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कैरेक्टर एक होगा, जीन एक से ज्यादा हो तो उसे कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अभी अपन पीलियोट्रोपिक जीन करेंगे, उसमें उल्टा होगा, उसमें जीन एक होगी, कैरेक्टर या इफेक्ट एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसमें एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करती है। अपन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में और पॉइंट डिस्कस करें उससे पहले एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं ताकि उन पॉइंट को अपन समझ पाएंगे। तो जो एग्जाम्पल है जो अपनी बुक में दे रखा है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझाने के लिए, वो है ह्यूमन स्किन कलर। तो देखो, जो ह्यूमन का स्किन कलर जो होता है वो एक जीन नहीं, दो जीन नहीं, 3 जीन से कंट्रोल होता है। और उन जीन को अपन लेबल करेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी डोमिनेंट फॉर्म, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी रिसेसिव फॉर्म। और तीनों ही जीन एक ही काम करती है, क्या करेगी? पिगमेंटेशन करवाएगी, जिससे स्किन का कलर होगा। जो भी डोमिनेंट जीन है वो ज्यादा स्किन पिगमेंटेशन करवाएगी और जो रिसेसिव जीन है वो स्किन में पिगमेंटेशन नहीं करवा पाएगी। तो अगर ये तीनों जीन डोमिनेंट है, देखो कैपिटल ए के 2 एलील होंगे, कैपिटल बी के भी 2 एलील होंगे, कैपिटल सी के भी 2 एलील होंगे, तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में 6 एलील होंगे और सारे डोमिनेंट वाले, तो वो निग्रो ब्लैक कलर का होगा। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, यहां पर 6 एलील है, उन 6 के 6 एलील को मैं ऐसे डॉट से शो कर रहा हूं। अगर मैं ब्लैक डॉट बनाता हूं इसका मतलब डोमिनेंट वाला, और ऐसे होलो डॉट या व्हाइट डॉट बना रहा हूं तो अपन उसको क्या मानेंगे? मतलब रिसेसिव मानेंगे। ठीक है, तो इस तरफ एक पेरेंट अपन ने लिया निग्रो ब्लैक जिसमें सारे एलील कैसे है? डोमिनेंट, और एक लिया व्हाइट जिसमें सारे एलील कैसे है? रिसेसिव। इन दोनों से देखो, इससे किस तरह का गैमेट बनेगा? इससे गैमेट बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी टाइप का, और इससे बनेगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी टाइप का। दोनों से एक एक टाइप के ही गैमेट बनेंगे और उनके फ्यूजन से क्या बनेगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। और जब F1 जनरेशन चेक की गई तो पता चला कि F1 जनरेशन ना तो निग्रो ब्लैक है ना व्हाइट है, वो कैसी है? इंटरमीडिएट ब्राउन कलर के स्किन टोन वाली है, और उसे अपन मुलेटो भी कहते हैं। अब इसमें देखो, इसमें 3 डोमिनेंट एलील है और 3 ही रिसेसिव एलील है। ठीक है, तो जैसे ही डोमिनेंट एलील के नंबर कम हुए तो स्किन का पिगमेंटेशन भी क्या हो गया? अलग हो गया। इसको और आगे लेते हैं, जब इसकी नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे, देखो जनरली अपन जब F1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं तो उस पर अपन लिखते हैं सेल्फिंग, लेकिन सेल्फिंग वर्ड प्लांट के लिए ठीक रहता है क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट के बीच में सेल्फ वो पॉलिनेशन करवा कर नेक्स्ट जनरेशन बनाई जा सकती है। बाकी ह्यूमन के केस में या और एनिमल्स के केस में सिबलिंग मैटिंग, इसे सिबलिंग कर लेना, SBLING कर लेना। ठीक है, सिबलिंग मैटिंग या इनब्रीडिंग लिख सकते हैं। तो 2 लिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, दोनों ही ऐसे ही ले लिए ऑर्गेनिज्म। अब इनके दोनों के बीच से क्रॉस से अपन F2 जनरेशन ऑब्टेन करेंगे। तो पहले अपन गैमेट बनाएंगे। देखो गैमेट कितने टाइप के बनते हैं, तो गैमेट कितने टाइप के होते हैं उसे 2 की पावर n से निकाल सकते हैं। अब यहां पर n की जगह क्या रखते हैं? हेट्रोजाइगस पेयर रखते हैं। तो इसमें देखो एक पेयर ये रहा, एक ये और एक ये, 3 पेयर है, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 गैमेट, इधर भी 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 गैमेट। तो फिर चेकर बोर्ड कैसा बनाएंगे? 8 × 8 64
का अपना चेकर बोर्ड बनेगा, ठीक है। बनाना नहीं है अपन को, अपन ऐसे ही उसे समझ लेंगे, ठीक है। तो 64 का चेकर बोर्ड बनेगा। और जब F2 जनरेशन में जीनोटाइप चेक करेंगे तो अपने 27 जीनोटाइप आएगी और 7 फिनोटाइप्स आएंगे, ठीक है। अब जीनोटाइप कैसे निकाले अपन ने? जीनोटाइप के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 3 की पावर n जो होती है वो जीनोटाइप का फॉर्मूला होता है। और जहां n की जगह हेट्रोजाइगस पेयर रखते हैं या कितनी जीन की है, तो यहां देखो 3 है तो 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, ठीक है। तो 27 टाइप के जीनोटाइप आएंगे F2 जनरेशन में। एक और चीज, फिनोटाइप कितने आएंगे? तो फिनोटाइप अपन निकालते हैं 2 की पावर n से, लेकिन याद रखना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इस फॉर्मूले से नहीं निकालने, उसमें निकालने 2n+1 फॉर्मूले से। किससे निकालना? 2n+1 फॉर्मूले से। और जहां n की जगह पुट करेंगे कि कितनी जीन से वो कंट्रोल हो रही है, तो ह्यूमन का स्किन टोन 3 जीन से कंट्रोल होता है, तो n की जगह 3 पुट कर देंगे तो 3 2 जा 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7। तो 7 फिनोटाइप आएंगे, 27 जीनोटाइप आएंगे। अब ये जो फिनोटाइप आए थे ये थे निग्रो ब्लैक, वेरी डार्क ब्राउन, मुलेटो, लाइट ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन और व्हाइट कलर। और इनका जो रेशियो था वो था 1:6:15:20:15:15:6:1, 1:6:15:20, फिर वापस घट जाएगा उसी तरीके में 15:6:1, ठीक है। अब जो नोट करने वाली बात थी कि ये जो फिनोटाइप थे ये डिपेंड कर रहे थे कि उनके अंदर जो उनका जीनोटाइप है उसके अंदर डोमिनेंट एलील कितने। जैसे निग्रो ब्लैक तब था जब देखो एक ऑर्गेनिज्म में 3 जीन के हिसाब से कितने एलील होंगे? 6 एलील होंगे। अगर 6 के 6 डोमिनेंट एलील है, इस वाले में अपन क्या लिख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप में कितने एलील डोमिनेंट है। तो अगर मैं 6 डॉट बनाता हूं ब्लैक, इसका मतलब 6 के 6 क्या है? डोमिनेंट। ऐसे केस में सारे एलील पिगमेंटेशन करवाएंगे, सब कंट्रीब्यूट करेंगे और कैसा आ जाएगा? निग्रो ब्लैक। अगर मान लेते हैं कि 5 ही डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है, ऐसे केस में एक जो होगा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा पिगमेंटेशन में, तो स्लाइटली लाइट वो क्या आएगा? पिगमेंटेशन आएगा, वेरी डार्क ब्राउन हो जाएगा। अगर एक एलील और कम करे डोमिनेंट, बोले तो 4 डोमिनेंट एलील और 2 रिसेसिव एलील रखें तो डार्क ब्राउन, 3 डोमिनेंट एलील और 3 रिसेसिव एलील तो मुलेटो, 2 डोमिनेंट एलील और 4 रिसेसिव एलील तो लाइट ब्राउन, 1 डोमिनेंट एलील और 5 रिसेसिव तो वेरी लाइट ब्राउन, और सबके सब रिसेसिव है, कोई डोमिनेंट नहीं है तो व्हाइट कलर का। इसका मतलब जो फिनोटाइप जो आ रहा है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जीनोटाइप में कितने एलील डोमिनेंट है और उनके नंबर के हिसाब से फिनोटाइप क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। ऐसी इनहेरिटेंस को कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अभी ये सब पॉइंट अपन लिख लेंगे, क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। देखो इस वर्ड को समझते हैं। जैसे अभी तक अपन ने देखा था, जब अपन ने कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करवाया था F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब इसमें 2 डोमिनेंट एलील थे और इसमें 1 डोमिनेंट एलील है, फिर भी दोनों एक ही हाइट के टॉल थे। अब सोचो कि ऐसा होता कि इसमें 1 डोमिनेंट एलील है, इसमें 1 भी नहीं है, तो मान लेते हैं कि इसकी हाइट ऐसी है। इसमें 1 डोमिनेंट एलील है तो इसकी हाइट ये, इसमें 2 डोमिनेंट एलील है तो इसकी हाइट और ज्यादा हो। अगर ऐसा होता तो उसे क्वांटिटेटिव कहते हैं, लेकिन अभी तक अपन ने जो देखा था उसमें ऐसा नहीं था, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव। तो जो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये क्वांटिटेटिव है, क्योंकि इसका फिनोटाइप इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी या कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील है। जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगे उतना ही वो एक्सप्रेशन ज्यादा आएगा कैरेक्टर का, और जितने कम डोमिनेंट एलील होंगे उतना ही कम आएगा। तो यहां पर जो फिनोटाइप आ रहा है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जीनोटाइप में कितने डोमिनेंट एलील है, और हर एलील जो है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर डोमिनेंट एलील अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है उस कैरेक्टर को लाने में। अगर सारे डोमिनेंट है तो सब मिलकर एकदम ब्लैक कलर का स्किन टोन कर देंगे, और अगर एक भी नहीं है तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, स्किन टोन एकदम लाइटेस्ट या व्हाइट कलर का होगा। एक और चीज, यहां इस केस में सपोज करो कि एक ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है वो कुछ इस तरीके का आया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल टी सी, और एक का ऐसा है कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, और मान लेते हैं एक का ये स्मॉल ए
कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, इन तीनों जीनोटाइप का फिनोटाइप एक ही आएगा। यहां पर जीनोटाइप में अपन को डोमिनेंट एलील के नंबर देखना है। इसमें देखो डोमिनेंट एलील कितना है, 1, 2 और 3। इसमें देखो कितने 2, तो ये हो गए 3। इसमें देखो 1, 2 और 3। तो अगर 3 डोमिनेंट एलील होंगे, तीनों का फिनोटाइप कैसा आएगा, मुलेटो आएगा। तो ऐसी ये इनहेरिटेंस क्या कहलाती है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाती है, जिसमें एक ही कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन है। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के जो पॉइंट अभी समझाए और कुछ और पॉइंट अभी अपन डिस्कस करते हैं, पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अभी अपन ने ह्यूमन स्किन कलर से ये देखा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट भी नोट करते हैं। तो पहला, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऐसा कैरेक्टर होता है जिसको कंट्रोल करने वाली एक से ज्यादा जीन होती है। दूसरा, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ईच एलील कंट्रीब्यूट इन फिनोटाइप। जो फिनोटाइप जो होगा वो उसके जीनोटाइप में जो जो डोमिनेंट एलील है उन सबके कंट्रीब्यूशन से जो आंसर आएगा उसकी वजह से होगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, मतलब हर एलील अपना अपना इफेक्ट डालेगा और उसकी वजह से जो आउटपुट आएगा वो आंसर होगा। जैसे कि अभी वाले एग्जाम्पल में अगर एक डोमिनेंट एलील है तो स्किन टोन एकदम लाइट सा होगा, 2 होंगे तो और ज्यादा डार्क होगा, 3 होंगे तो और ज्यादा डार्क होगा, अगर 6 के 6 डोमिनेंट एलील होंगे तो बहुत ज्यादा डार्क स्किन टोन आएगा। मतलब हर एलील अपना क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एलील का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, एडिटिव टाइप का होता है, मतलब सब मिलकर एक आंसर निकालते हैं। In this way, the phenotype is depend on number of dominant allele. अब ऑब्वियस ही थिंग है, ऐसे केस में जो फिनोटाइप है वो किससे डिसाइड होगा कि डोमिनेंट एलील के नंबर कितने। जैसे अभी वाले एग्जांपल में 6 हो सकते हैं, तो जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगे 6 में से उतना ही वो डार्क स्किन टोन होगा। और यही वजह है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, अभी अपन ने समझा भी था। मैक्सिमम एक्सप्रेशन, मैक्सिमम मतलब एकदम जो अपन कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं उसका मैक्सिमम आंसर कब आएगा। जैसे स्किन टोन में मैक्सिमम डार्केस्ट स्किन टोन कब आएगा, जब सारे डोमिनेंट एलील होंगे। और मिनिमम एक्सप्रेशन मतलब लाइटेस्ट स्किन टोन कब आएगा, जब सारे रिसेसिव एलील होंगे। इन अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कैरेक्टर डोंट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म। जनरली क्या होता है कि एक जीन से जो एक कैरेक्टर डिसाइड होता है उसकी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, जिसे अपन ट्रेट कहते हैं। जैसे कि पी प्लांट के केस में जो लेंथ थी उसकी 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म थी, टॉल और ड्राफ। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में जो कैरेक्टर जो होगा उसकी 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म नहीं होगी, उसकी एक रेंज ऑफ फॉर्म्स होगी। जैसे कि इस केस में जो 3 जीन से कंट्रोल होने वाला स्किन कलर का कैरेक्टर है उसकी कोई 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म नहीं है, जैसे कि ब्लैक और व्हाइट। सिर्फ इतना नहीं है, 7 टाइप के अपन ने देखे थे कि क्या थे, फिनोटाइप्स थे। तो रेंज ऑफ फिनोटाइप्स होते हैं इसमें। तो इंस्टेड दे शो रेंज ऑफ पॉसिबल ट्रेट या रेंज ऑफ फिनोटाइप्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे स्किन टोन को ही समझते हैं। देखो एक पर्सन का स्किन टोन मान लेते हैं बाय बर्थ, उसमें अपन किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का मान लेते हैं मुलेटो है। अब वो पर्सन अगर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो जहां पर बहुत ज्यादा हार्श सनलाइट होती है तो उसका स्किन टोन चेंज हो जाएगा, या फिर वो ऐसे एनवायरनमेंट में जाए जहां सनलाइट इतनी हार्श नहीं होती तो उसका स्किन टोन लाइट हो जाएगा। इसका मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से कंट्रोल होने वाला कैरेक्टर जो होगा वो हमेशा एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होगा। तो ये अपन को डेफिनेशन के बाद में ये 4 पॉइंट लिखने और ह्यूमन स्किन कलर से अपन को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझा देनी है। अब जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के क्या और भी एग्जांपल है, तो एक एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है और वो एग्जांपल है हाइट ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की हाइट भी जो है वो एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। और एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है कर्नल कलर ऑफ व्हीट, और बहुत सारी बुक में इसी से ही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये दोनों आप याद रखें। अब देखो कुछ और पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं। हाँ, एक और चीज, यहां पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में जब यहां तक कर दे तो उसके बाद में फिनोटाइपिक रेशियो जरूर लिखें। तो अगर 3 जीन से ऐसे लिख देंगे कि भाई 3 जीन से है तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 2 जीन से
है तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, मतलब अगर एक कैरेक्टर 2 जीन से कंट्रोल हो रहा है तो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:4:6:4:1, और 3 जीन से है तो अभी अपन ने देखा था क्या आया था, अपने अभी वाला जो आंसर था उसमें अपन ने देखा था कि क्या था, उसमें था 1:6:15:20, फिर ratio 15:6:1। एक हमेशा याद रखें कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो है वो ऐसे एक पैटर्न में पहले मतलब रेशियो बढ़ रहा है और फिर वापस घट रहा है और उसी पैटर्न में बढ़ या घट रहा है। तो अगर मान लो कि आपको कोई यहां पर x या y दे दे तो आप गैस कर सकते हैं, मतलब यहां पर जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा, यहां पर जो होगा वो सेकंड लास्ट में होगा, यहां जो होगा वो थर्ड लास्ट में होगा, बीच वाला तो है ही। तो ऐसे एक पैटर्न में है ये, ठीक है। ये दोनों आप नोट जरूर करें, ठीक है। अब देखो कुछ एडिशनल पॉइंट देखते हैं अपन। पहला पॉइंट, इन केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जीनोटाइप तो अपन 3 की पावर n से ही निकालेंगे जैसा कि अभी तक निकालते आए, लेकिन फिनोटाइप के नंबर जो है 2n+1 से निकालेंगे इंस्टेड ऑफ 2 की पावर n से, ठीक है। अभी अपन ने देखा था जैसे कर्नल कलर ऑफ व्हीट जो कि मैंने अभी बताया था आपको, ये 2 जीन से कंट्रोल होता है और 2 जीन से कंट्रोल हो रहा है तो यहां फिनोटाइप कितने होंगे। अगर जनरली कोई ऐसा होता तो अपन क्या लिखते, 2 की पावर 2 करते और 4 टाइप के फिनोटाइप जैसे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में करते हैं अपन, लेकिन यहां पर इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो 2 × 2 क्या करेंगे 4, 4+1 5 टाइप के फिनोटाइप आएंगे और फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा 1:4:6:4:1। स्किन कलर ऑफ ह्यूमन में 3 जीन है तो फिनोटाइप कितने आएंगे 2 × 3 6+1 7 टाइप के क्या आएंगे फिनोटाइप आएंगे और रेशियो क्या होगा 1:6:15:20:15:6:1। अगर अपन एक ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच में, इस तरफ तो रखें नंबर ऑफ फिनोटाइप और इस तरफ रखें नंबर ऑफ डोमिनेंट, मतलब इस तरफ तो ये रखें कि जो ये फिनोटाइप है उसके कितने नंबर है, फिर ये फिनोटाइप के कितने नंबर है, फिर ये थर्ड फिनोटाइप के 15 है वो 15 कर दें, फिर ये फोर्थ फिनोटाइप के नंबर कितने हैं वो रखते जाए और इस तरफ रखें कि हर फिनोटाइप में नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितना है। जैसे पहले वाले केस में डोमिनेंट एलील कितने होंगे 6, दूसरे वाले में कितने होंगे 5, तीसरे वाले में कितने होंगे 4, 3, 2, 1 और 0। अगर ऐसे रखे तो ऐसे बेल पैटर्न में, बेल शेप पैटर्न में क्या होता है कर्व आता है, मतलब कर्व का एक पैटर्न होता है और ये शो कर रहा है कि फिनोटाइपिक रेशियो एक पैटर्न में होगा। जैसे 1 4 6 तो अब वापस उल्टा चलेगा 4 1, देखो 4 आ गया फिर 1 आ गया, 1 6 15 20 तो फिर वापस उल्टा होगा 15 6 1, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे आ जाए कि भाई 1 6 15 फिर 20 और फिर कर दे x और फिर कर दे कि 6 और फिर कर दे 1। तो अब बताओ x की जगह क्या आएगा, तो अपन जानते हैं कि यहां पर जो होगा वो यहां पर होगा, यहां पर जो होगा वो यहां पर होगा और यहां पर जो होगा वो यहां पर, तो यहां 15 है तो यहां पर भी 15 आएगा, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट थे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। तो ये तो था अपने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। अब एक और टॉपिक करते हैं जो है पीलियोट्रोपिक जीन। पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर अपन उसको भी समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं प्लियोट्रोपिक जीन या पीलियोट्रोपी। तो देखो ये जो टर्म है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से जस्ट उल्टा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या था, कैरेक्टर एक था, उसे कंट्रोल करने वाली एक से ज्यादा जीन थी। यहां पर जीन एक होगी और वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। तो व्हेन अ सिंगल जीन शो मोर देन वन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, मतलब जीन एक हो और उसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन एक से ज्यादा हो, इसका क्या मतलब है, अ सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, उसे अपन क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपी, या जो जीन होगी उसे कहेंगे प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है। Generally, pleiotropic gene control the metabolic pathway due to which different phenotype are produced. एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि ये जो जीन होती है ये मेटाबॉलिक पाथवे को क्या करती है, कंट्रोल करती है, और यही वजह है कि ये एक से ज्यादा क्या करती है, फिनोटाइप प्रोड्यूस करती है। अब ये क्या है इसको समझते हैं। देखो एक नॉर्मल जीन जो होती है, जो कि जीन क्या होता है, बेसिकली डीएनए होता है, उसका जब एक्सप्रेशन होता है तो क्या होता है, डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन एक तरह का एंजाइम होगा और वो एंजाइम किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे और ये प्रोडक्ट एक तरह का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और वही इफेक्ट अपन कहेंगे कि इस जीन का वो एक कैरेक्टर है, ठीक है। मतलब इस जीन की वजह से ये कैरेक्टर कंट्रोल होता है, ये जनरली होता है।
अब इस केस में क्या होगा कि जो जीन होगी वो आरएनए बनाएगी, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन एक तरह का क्या होगा, एंजाइम। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट को एक चीज में कन्वर्ट करेगी, एक प्रोडक्ट होगा। अब इस प्रोडक्ट का कोई इफेक्ट होगा, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो और किसी में भी कन्वर्ट होगा, फिर उस प्रोडक्ट का भी कोई ना कोई इफेक्ट होगा, फिर वो भी किसी और में कन्वर्ट होगा, उस प्रोडक्ट का भी कोई इफेक्ट होगा। तो मैं कह दूंगा कि इस जीन के कितने इफेक्ट हो गए, 3 इफेक्ट हो गए। तो ये कैसी होगी, प्लियोट्रोपिक जीन हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह की जो जीन होती है वो एक मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करती है। अब वो मेटाबॉलिक पाथवे के बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे और हर प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। जैसे इसको अपन समझते हैं, एग्जाम्पल है इसका, अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्च ग्रेन साइज इन पी प्लांट। अब यहां पर जो जीन है स्टार्च ग्रेन साइज को कंट्रोल करने वाली, वो जीन पहले आरएनए बनाती है, आरएनए से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से जो एंजाइम बनेगा वो एंजाइम बेसिकली कंट्रोल करता है इफेक्टिवनेस ऑफ स्टार्च सिंथेसिस। अगर ये अच्छा प्रोटीन बनाए या एंजाइम बनाए तो इफेक्टिवली स्टार्च सिंथेसिस होगा, नहीं तो लेस इफेक्टिवली स्टार्च सिंथेसिस होगा। और इसकी वजह से ये एंजाइम जो है जिस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी उसकी वजह से स्टार्च में ग्रेन साइज क्या होगी, कंट्रोल होगी। तो ये पहला कैरेक्टर हो गया। अब वो ग्रेन साइज लार्ज, इंटरमीडिएट और स्मॉल हो सकती है। और फिर इसी ग्रेन साइज की वजह से जो सीड का शेप होगा वो या तो राउंड होगा या रिंकल होगा। मतलब लार्ज ग्रेन साइज है तो अभी राउंड आता है, इंटरमीडिएट ग्रेन साइज है तो अभी राउंड आता है, और स्मॉल ग्रेन साइज होने पर कैसा आया था, रिंकल शेप आ गया। अब देखो जीन तो एक ही थी और उसने कितने कैरेक्टर कंट्रोल कर लिए, 2 कैरेक्टर, एक स्टार्च ग्रेन साइज और एक क्या कर लिया, शेप ऑफ सीड। और यही वजह है कि ये जीन कैसी कहलाएगी, अपने प्लियोट्रोपिक जीन कहलाएगी। अब ये जो टॉपिक है इससे 2 और इफेक्ट को समझाया जाता है जो मैंने आपको पहले समझाए थे। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये कैरेक्टर 1 में कौन सा इफेक्ट है और कैरेक्टर 2 में कौन सा इफेक्ट है, ठीक है। फिर एक और डिजीज है पीकेयू। तो जहां एनसीईआरटी में ये टॉपिक डिस्क्राइब कर रखा है उसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल है पीकेयू, क्योंकि ये तो पहले एक्सप्लेन कर रखा है। अब पीकेयू के बारे में एनसीईआरटी इसी चैप्टर में आगे और डिटेल में बताती है, तो अपन उधर भी वापस करेंगे, अभी भी थोड़ा समझ लेते हैं। पीकेयू क्या होता है, फिनाइल कीटोनूरिया। अब बेसिकली ये एक डिजीज है जिसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम को सिंथेसिस करने वाली जो जीन होती है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। अब वो एंजाइम कौन सा है, वो एंजाइम है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। इसको जो कंट्रोल, इसको बनाने, इस एंजाइम को बनाने वाली जो जीन है उसमें म्यूटेशन की वजह से क्या होती है, ये बीमारी होती है। अब देखो जनरली क्या होता है, जब किसी पर्सन में ये बीमारी नहीं है तो उसमें देखो क्या होता है कि एक एंजाइम बनता है जिसे कहते हैं फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, और ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलेनाइन जो होता है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। ये जनरल पाथवे है। और फिर ये टायरोसिन जो है मिलेनिन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, T3 T4 बोले तो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में हेल्प करेगा, और ब्रेन के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल बनाएगा। मतलब ये कैसा हो गया, एक पीलियोट्रोपिक जीन हो गई ना, क्योंकि ये एक से ज्यादा इफेक्ट दे रही है। अब जब इस पर्टिकुलर जीन, जो इस हार्मोन को बनाने वाली जीन है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है और जब ये डिजीज होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें ये फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट होगा। तो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कोई कन्वर्ट करने वाला नहीं है। अब जब कन्वर्ट करने वाला नहीं है तो फिनाइल एलेनिन की अमाउंट बढ़ती जाएगी। फिर फिनाइल एलेनिन को बॉडी क्या करती है, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देती है, जो फिनाइल कीटोन बॉडीज कहलाती है। और ये फिनाइल कीटोन बॉडीज जो है वो यूरिन के साथ बाहर निकलने लगती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसका बाहर निकलने का कारण है कि किडनी में पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब किडनी फिनाइल पायरुविक एसिड का रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, सेलेक्ट, वो फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद में तो वो यूरिन के साथ निकलने लगता है। क्योंकि फिनाइल कीटोन बॉडीज यूरिन के साथ निकलने लगती है, इस डिजीज को कहते हैं फिनाइल कीटोनूरिया। ये जो किडनी में पुअर रीअब्जॉर्प्शन वाली बात है वो यहां पर नहीं लिखी हुई है, पीछे जब वापस ये आएगा पीकेयू डिजीज वहां पर लिखी हुई है, ठीक है। अब इस डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, एक तो कीटोन बॉडीज बनने लगती है यूरिन में, मेंटल रिटार्डनेस होती है क्योंकि इंपोर्टेंट केमिकल जो बनने थे वो बनेंगे नहीं, रिडक्शन इन हेयर होने लगेगा, स्किन पिगमेंटेशन गड़बड़ा जाएगा क्योंकि ये मिलेनिन वगैरह को भी क्या करती थी, प्रोडक्शन में हेल्प करती थी।
तो जीन एक थी, उसके एक से ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, और यही वजह है कि ये कैसी हो गई, पीलियोट्रोपिक जीन हो गई है। ज्यादातर जेनेटिक बीमारी जो होती है वो पीलियोट्रोपिक जीन के ही एग्जाम्पल में आती है। ठीक है, तो इसके साथ अपन आज का वीडियो एंड करते हैं। आज के वीडियो में अपन ने दो टॉपिक देखे। एक देखा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें करेक्टर एक था, जीन एक से ज्यादा थी, मतलब एक करेक्टर को कंट्रोल करने वाली एक से ज्यादा जीन थी, वो अपना टॉपिक था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और फिर आता है पीलियोट्रोपी, जिसमें जीन एक होगी और वो एक से ज्यादा करेक्टर को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। तो उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।